हेमंत भाई, एक कोई सज्जन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन उनका क्वेश्चन थोड़ा भावनात्मक ज्यादा था कि भाई अगर प्रेसिडेंट उनके हाथ में है तो क्या करेंगे। वो नहीं, दो चीजें मैं जरा हेमंत भाई आपसे समझूं। एक तो आज मोदी जी, मुझे मालूम नहीं टेलीप्रॉम्प्टर लगा था कि नहीं लगा था, लेकिन वो 18 अंक, आज 18 वो है, 18वीं सांसद है, गीता में 18 अध्याय हैं, 18 पुराण हैं, इसका मूलांक 9 है। अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो आप जरा बताइए, क्योंकि ये तो भाई मेरे तो सिर के ऊपर से निकल गया कि 18 ये क्या है, ये सब बच्चे घर में मेरे छोटे ग्रैंडसन हैं, वो सब इस तरह की बातें करते रहते हैं। दूसरा, मुझे एक चीज और बताइए कि एक दो चार वर्ड किसी के लिए ऐसे हो जाते हैं जिससे आदमी चिढ़ता है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने वो पकड़ लिया था, वो चौथी पास राजा बोलते थे और यहाँ पे लोग गाली देना शुरू कर देते थे। इस बार क्या अपोजिशन ने कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ लिया है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो सब कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाते हैं और इन लोग को भड़कते हैं उसको देखते ही। तो मैं, ये जो लोकसभा आ रही है, मोदी जी ने आज जिस तरह का वक्तव्य दिया है, तो उन्होंने साफ साफ उन्होंने एक तरह से चुनौती दी है कि अब आओ, ठीक किया जाएगा तुम लोगों को। मैं आने वाली लोकसभा में आपको क्या लगता है कि जितना जैसे बुलडोज कर ले जाते थे मोदी जी, उस तरह से बुलडोज होगा या कुछ और होगा? दूसरा, वो 18 अंक वाला अगर आपके कुछ समझ में आया हो तो जरा हम लोगों को भी समझा दीजिए हेमंत भाई। नहीं, उसमें आनंद जी है कि मोदी जी ने कहा इसीलिए है कि वो किसी की समझ में ना आए। कई बार ये भी तो होता है ना कि आप समझाने के लिए कहते हैं, कई बार आप इसलिए भी कहते हैं कि किसी को समझ में ही ना आए। और हकीकत ये है कि ये शायद मोदी जी को भी समझ में नहीं आया होगा, उनके भक्तों को भी समझ में नहीं आया होगा। तो इसके लिए मुझे और आपको समय, और हम सारे साथियों को समय खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज ऐसी महत्वपूर्ण और महान होती तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक उसी को ट्वीट कर रही होती। पहली बात तो ये। दूसरी बात, देखिए, प्रधानमंत्री जी अब 10 साल के प्रधानमंत्री हो गए, 11वें साल में प्रवेश कर रहे, और नई लोकसभा, 18वीं लोकसभा जो है उसकी शुरुआत वो किस नोट पे कर रहे हैं? बड़े दुर्भाग्य के साथ आनंद जी मुझे कहना पड़ रहा है कि हमेशा पॉजिटिव नोट पे शुरुआत होनी चाहिए। और आपको, क्योंकि आप लीडर ऑफ हाउस भी हैं, प्रोवोकेटिव भाषा से बचना चाहिए। उन्होंने क्या क्या बातें की कि कल 25 जून है, इमरजेंसी का 50वां साल है। आप कल्पना कर सकते हैं, आप एक पॉजिटिव नोट की बजाय आप देश को इमरजेंसी याद दिला रहे हैं क्या, जिसके लिए तमाम कांग्रेस पार्टी तमाम बार माफी मांग चुकी। तो कहना क्या चाहते थे वो? देश को साउंड तो नहीं कर रहे थे कहीं बिटवीन दी लाइंस कि देखिए इमरजेंसी देश में पहले भी लगी है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं करते उससे ठीक उल्टा है। तो आज उन्होंने कब तमाम बातें कही, और एक ही बड़ी खराब बात, बहुत ही बैड इन टेस्ट जो उन्होंने कही कि संसद में ड्रामे नहीं चलेंगे। संसद में ड्रामे कौन करता है आनंद जी? सारे वरिष्ठ साथी बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी की भाव भंगिमाएं, प्रधानमंत्री जी की भाषा, प्रधानमंत्री जी की शालीनता, उनके जितने भी चीजें हैं वो संसद में एक नहीं बार बार तार तार हुई। किस तरीके से वो हाथों से, भाव भंगिमाओं से जो चीजें विपक्ष को डिमीन करने के लिए करते हैं। इवन हमारे जो दिवंगत प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी ने कभी उनको भी नहीं बख्शा। तो बेसिकली क्या है कि एक सैड नोट के ऊपर 18वीं जो लोकसभा का कामकाज शुरू होना था, उसको आज मोदी जी ने स्टेब्लिश कर दिया। होना तो यही था, एक नई उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ, विपक्ष का सहयोग मांगते, देश की प्रोग्रेस की बात करते, वो इमरजेंसी से शुरू करते। उसके बाद वो देश को फिर वही बातें, युवा फलाना, देश के युवा का तो बेड़ा गर्क आपने कर दिया। एक हफ्ते के अंदर आप 4-4 परीक्षाओं का जो हाल किया है नेशनल लेवल की, जो पूरी दुनिया में जिनकी धाक थी जिन परीक्षाओं की, उनको लाके कहां खड़ा कर दिया आपने। लेकिन एक चीज आपको और माननी पड़ेगी आनंद जी, इन 10 सालों के कार्यकाल में मोदी पहली बार दबाव में दिखे। उनके चेहरे का नूर गायब था। वो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना जब भी बोलते हैं तो इसी तरीके की भाषा बोलते हैं जो उन्होंने आज बोली। लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि एनटीए के डीजी को पहली बार रास्ता दिखा दिया गया, बाहर कर दिया गया। 10 साल के कार्यकाल में देश ने चाहे कितनी भी चिंगाड़े मार ली, उन्होंने किसी को नहीं बदला। आप राफेल डील देख लीजिए, आप किसानों के आंदोलन के दौरान देख लीजिए, आप पेगासस देख लीजिए, आप कोई मुद्दा उठा लीजिए, कितने मुद्दे आए, नोटबंदी देख लीजिए, लॉकडाउन देख लीजिए, कभी उन्होंने किसी चीज का ओनरशिप नहीं ली। इस बार चुपचाप एनटीए के जो डायरेक्टर थे, डीजी, उनको चलता कर दिया। लेकिन क्या उनको चलने से काम बन जाएगा? असली विवाद की जड़ आनंद जी वो है एनटीए की चेयरमैन डॉक्टर जोशी महोदय। वो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन। जब व्यापम शुरू हुआ, अगर आपको ध्यान हो तो, व्यापम कब से शुरू हुआ? तभी से शुरू हुआ। उसके बाद वो इतने महान व्यक्ति हैं कि उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिली। फिर छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने उनको अपने यहां चेयरमैन लगाया पब्लिक सर्विस कमीशन का।
उससे भी बात नहीं बनी। फिर वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन गए। कल्पना कर सकते हैं आप, संघ के वो जिस तरीके से कहते हैं संघ की जो रिकमेंडेशन के ऊपर वो बने थे, यूपीएससी के चेयरमैन बने, वहां तक भी ठीक है। अब उनको एनटीए का चेयरमैन बना दिया गया। और जो ये परीक्षा लीक का मामला है, इसको हम इतने हल्के से नहीं ले सकते। गुजरात का जो मॉडल है, जो एक्चुअल में पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे वो हरियाणा है, चाहे कोई भी स्टेट है, हर जगह पे यही परीक्षा लीक का मामला चल रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, अभी आपने सिपाहियों की परीक्षा देखी हो। तो कहने का सबब यह है कि मोदी जी की खासियतें हैं कुछ। मोदी जी को दूसरों में कमी ही कमाई दिखाई देती है और अपने अंदर महानता ही महानता दिखाई देती है। आज उन्होंने उसको फिर प्रूव किया। आज क्या दिन था, आज वो देश के सामने एक रोड मैप रखते, अपोजिशन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते, और वो क्या कर रहे थे कि नोटंकी नहीं चलेगी संसद में, ड्रामे नहीं चलेंगे, वहां ये नहीं चलेगा, इमरजेंसी याद दिला रहे थे। वो करना क्या चाह रहे थे बेसिकली मोदी जी के जो चेहरे का नूर और सत्ता का इकबाल। सरकार जब आती है, आपको ध्यान हो 2014 में भी मोदी आए थे, 19 में भी आए थे। हनीमून पीरियड रहता है 3-4 महीने का, जब सरकार को सेटल इन होना होता है धीरे धीरे। ये पहला अवसर है, 4 जून को सत्ता आई है, रिजल्ट आए हैं, और मोदी जी लगातार फायरिंग लाइन में है। वो क्यों है? उनकी जो एरोगेंस है, उनकी जो स्मगनेस है, जिस तरीके से वो G7 में गए, इंडिया इज नॉट ए मेंबर कंट्री ऑफ दैट, एक स्पेशल इनवाइटी के तौर पर वहां फोटो, सेल्फी और रीले बनवा कर क्या खड़े हुए? क्या वो थकावट उतारने गए थे क्या? और जिस तरीके का जो मैंडेट आया आनंद जी, उसके बाद क्या उनकी कार्यशैली में कोई बदलाव आया है? चेहरे की हवाइयां तोड़ी हुई है, लेकिन कार्यशैली वही है। अभी आपने देखा होगा, वो कश्मीर गए थे, योगा करने के लिए कश्मीर गए, और 3 दिन के लिए पूरा कश्मीर लगभग बंधक हो गया। मैं कश्मीर में ही था उस टाइम। पहले दिन 4 बजे से सारी मार्केट बंद, सारी सड़कें बंद। अगले दिन डल लेक पे वो करना था, और उससे अगले दिन वो। और कश्मीर में चुनाव होने हैं, आपको पता है, तो कश्मीर की तरफ एक तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए दोस्ती का आपको, और आप वहां पर अघोषित तौर पे एक कर्फ्यू जैसी स्थिति थी सड़कों के ऊपर, ना आने दिया जा रहा है ना जाने दिया जा रहा है। तो मोदी जी का जो वर्किंग स्टाइल है, क्या वो बदलेगा? तो एक बहुत पुरानी कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई वेरी हार्ड। और मोदी जी जिस सिस्टम से पक्के आए हैं, उसमें सुनने सुनाने की प्रक्रिया का कोई महत्व नहीं है। वो केवल फांसीवादी संगठन के एक प्रतीक है, जो वहां पर सुनने सुनाने, सवाल करने, जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। मोदी जी ने आज क्या कहा कि विपक्ष को क्या होना चाहिए, खुद ये नहीं बता रहे हैं कि मुझे जिम्मेदार होना चाहिए नहीं, मुझे जवाबदेह होना चाहिए नहीं। विपक्ष को प्रवचन दे रहे हैं कि विपक्ष को जवाबदेह होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए। तो जिम्मेदार तो सबको होना चाहिए, और सबसे पहले प्रधानमंत्री को जिम्मेदार होना चाहिए। तो आज जो उन्होंने संबोधन किया मीडिया को 14 मिनट का, उसमें जिम्मेदारी की कौन सी भावना थी, बता दीजिए? अहंकार था उसमें उनका चेहरा कुछ और कह रहा था, जुबान कुछ और कह रही थी। और वो जो आपने अंकों का गणित बताया कि 18 अध्याय है, 18 अंक है, 18 वो है, वो क्या है? वो कहीं ना कहीं कंटेंट की कमी है। आपके पास जब रोड मैप नहीं होता, तो आप इधर उधर की बातें करनी शुरू करते हैं। तो मोदी जी ने अपने पहले ही दिन में सदन के बाहर जो बातें कही हैं, वो कहीं ना कहीं बैंकरप्सी दिखाता है इस सरकार की, कि उनके पास ना तो रोड मैप है, ना कोई दशा है, ना कोई दिशा है, ले देकर वही लफाजी है जिसमें वो पारंगत है। और विपक्ष ने आज जिस तरीके से उनको मूर्ख दिखाई है, आईना दिखाया, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जब वो शपथ ले रहे थे, राहुल गांधी उनको संविधान की प्रति दिखा रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और जिस तरीके से आज पूरे विपक्ष ने पार्टी लाइन को भूल करके सारे के सारे एमपीज हाथ में संविधान लेकर के वहां पर चल रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, वो बहुत कुछ कहता है। और वो क्या कहता है आनंद जी? वो ये कहता है कि इस बार आपका रास्ता सरल नहीं होने वाला है। जो गोदी मीडिया बार बार ये कहता था कि विपक्ष है कहां, आज पता लग गया होगा विपक्ष कहां है। ये चीज मोदी जी को उनकी कार्यशैली को बदलने के लिए मजबूर करेगी, ऐसा मुझे लगता है। इस बार वो जो देश को हाँकते आए हैं, और पहले उन्होंने गुजरात को हाँका, इस बार मुझे लगता है कि वो देश को उस रूप में नहीं हाँक पाएंगे जिसके वो आदी है। और इसकी पहली झलक शायद लोकसभा स्पीकर के चुनाव के दौरान में कौन व्यक्ति होगा, शायद हमें देखने को मिले। जी हेमंत भाई, मैं बस एक मुझे एक सबसे बड़ा टेक अवे इस 2024 के लोकसभा चुनाव का है कि इंडिया गठबंधन में मैच्योरिटी आ गई है। आपस में लड़ते हैं, लेकिन बाहर आप देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को आमने सामने लड़ना है, केरल में आमने सामने लड़के आ रहे हैं, बंगाल में आमने सामने लड़के आ रहे हैं, लेकिन वो कहीं आपस की कड़वाहट मुझे कहीं नहीं दिखी, कहीं भी नहीं दिखी है।
ठीक है, वो उनका मजबूरी है कि आमने सामने लड़ना। इस तरह की मैच्योरिटी आपको लग रहा है कि इसकी वजह से ये जो हम सब लोगों को ये लग रहा है कि नहीं अब पार्लियामेंट में मनमानी नहीं चल पाएगी, उसका एक बड़ा कारण इंडिया गठबंधन के आपस का भी परिपक्व होना है। हेमंत भाई नहीं आनंद जी, जो ये आम आदमी पार्टी वाला जो पर्टिकुलर मसला है ये वैसा नहीं है जो अपने को दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के अंदर बिकरिंग शुरू हो गई है, चाहे वो पंजाब की बात कर लीजिए, चाहे दिल्ली की बात कर लीजिए। ये जो पूरी की पूरी, चाहे इवन हरियाणा की बात कर लीजिए, हरियाणा में भी एक सीट इनको दी गई थी। ये इंटरनल बिकरिंग शुरू हो गई है। कांग्रेस के लोग भी बिल्कुल मुखर होकर के कहने लगे तमाम चीजें। आम आदमी पार्टी के साथ लंबा नहीं चल सकता। उसके बड़े स्पष्ट कारण है कि तीनों स्टेट के अंदर, चाहे वो हरियाणा की बात कीजिए आप, चाहे पंजाब की बात कीजिए और चाहे दिल्ली की बात कीजिए, तीनों में अगर आमने सामने मुख्य विपक्षी दल कोई है, दिल्ली में हालांकि नहीं है फिलहाल के लिए, वो सीधी मुख्य लड़ाई इनकी आपस की होती है। और पंजाब और हरियाणा बड़े वाइटल स्टेट्स हैं। तो वो जो था, वो जो प्रेम मोहब्बत इनकी है, वो दैट इज शॉर्ट लिव्ड। अगर आप देखेंगे 3-3.5 महीने के बाद हरियाणा के अंदर चुनाव है, आप बिल्कुल वो डॉग फाइट देखेंगे, बुल फाइट जिसको हम कहते हैं। दिल्ली में वो ऑलरेडी शुरू हो गया, क्योंकि दिल्ली में फरवरी में चुनाव है। और ऐसे भी कुछ इंडिकेशंस है, सारे साथी बात करें 3 स्टेट्स के चुनाव की, लेकिन मैं याद दिला दूं कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर का चुनाव होना है, उसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड और इसका चुनाव होना है, महाराष्ट्र का, हरियाणा का, और दिल्ली का चुनाव भी विद इन 6 मंथ्स है उसके। तो अगले आने वाले 4 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है इंडिया अलायंस के लिए भी और मोदी जी के लिए भी। इंडिया अलायंस तो बेसिकली देखिए एक चीज माननी पड़ेगी, आनंद जी, जो आज की तारीख में स्थिति है, अरविंद केजरीवाल कुछ दिन के लिए बाहर आए थे। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये भी कह रही है कि किसी मकसद से आए थे। और अब चूंकि हरियाणा के अंदर बहुत बड़े स्टेक है भारतीय जनता पार्टी के, 2 बार से सत्ता में है, तो अगर वो आम आदमी पार्टी हरियाणा में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के लिए तैयार होती है, तो बीजेपी उनको टेक्निकल सारी चीजें जो करती आई है अंदर खाने, वो करने के लिए भी तैयार है। और कांग्रेस पार्टी में ऐसे तमाम नेता हैं, दिल्ली के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी, जो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल कभी भी कांग्रेस के प्रति ईमानदार रह सकते हैं। तो ये जो गठबंधन है उनके साथ, वो मजबूरी का है। आम आदमी पार्टी के अंदर वो मेच्योरिटी नहीं है जो ममता बनर्जी के अंदर है, या जो लेफ्ट के अंदर है, या तमाम बाकी अलायंस के अंदर है। यहां पर जिस तरह का है, वो आपको पहले भी जो अरविंद केजरीवाल की बैकग्राउंड पता है। अब वो जेल के अंदर है, जेल से बाहर आने के लिए जो भी एजेंसियों का जो भी चीजें होती हैं, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैम बेटर, वो सारी चीजें होंगी। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी कोई बहुत लंबे समय तक इंडिया अलायंस का हिस्सा रहेगी इफेक्टिवली, इसमें मुझे बहुत गंभीर शक है। क्योंकि खासतौर पर दिल्ली का चुनाव भी आ रहा है, दिल्ली का चुनाव अगले साल फरवरी में, तो बहुत सारी चीजें हैं, उनको देखा जाना है। और अरविंद केजरीवाल के अब बाहर आने के बाद क्या तेवर होंगे, ये वैसे ही नहीं है अरुण जी। देखिए, लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने उनको बेल दी और ईडी तुरंत पहुंच गई हाई कोर्ट में। ऐसा अक्सर नहीं होता है बेल के खिलाफ कोई चला गया। तो कहीं ना कहीं जो शर्तें बीजेपी मनवाना चाहती है, वो अभी तक मेटेरियलाइज नहीं हुई है, मैच्योर नहीं हुई है। तो वो चीजें जब तक बाहर आएगी, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी रिलायबल पार्टनर, अगर कोई मोस्ट अनरिलायबल है तो वो आम आदमी पार्टी है। और आपने ये भी देखा होगा कि अगर जो पंजाब में मान लीजिए अलायंस कर लेते तो कांग्रेस का क्या हाल होता। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करते ही श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी को डायरेक्ट बेनिफिट होगा। और अब उल्टा हुआ, 7 सीटें बीजेपी कांग्रेस को मिल गई और 3 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। अदरवाइज क्या होता है कि वो सारी बिकरिंग होकर के अपोजिशन फिर रिवाइव हो जाता है, श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी देर सवेर। तो बहुत महत्वपूर्ण है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की हर एक चाल को देखना। आपको ध्यान होगा गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी का क्या रोल रहा, 12% वोट लेकर के कांग्रेस का मटिया मेट कर दिया। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लाभ बीजेपी को ही हो रहा था। तो उस बैकग्राउंड को हमें नहीं भूलना चाहिए। आम आदमी पार्टी के मामले में वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, पर्टिकुलरली इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। हरियाणा का चुनाव है और दिल्ली का चुनाव है, और वो दोनों महत्वपूर्ण चुनाव।